कहानी स्टार्ट होती है पिछली मूवी एलियन कवेनेंट के पूरे 18 साल बाद। मतलब अब साल है 2122। यानी अगर हमारे आज के टाइम से गिने तो ये फ्यूचर में करीब 100 साल बाद की बात है। और जो नॉस्ट्रोमो शिप हम देख रहे हैं वो वेलेंट कॉरपोरेशन के थ्रू ही बनाया गया था। इस सीन में हमें कई लोग दिखते हैं, रिप्ले, टलास, केन, लैम्बर्ट, ब्रेट, ऐश, पार्कर और एक प्यारी सी बिल्ली भी। पुराने कैरेक्टर्स की तरह ही इनका काम भी यही था कि किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर पता लगाएं कि वहाँ पर कोई लाइफ है या नहीं। लेकिन मिशन के बीच में उनके स्पेसशिप में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स के स्लीपिंग पॉड्स खुल जाते हैं और सब उठ जाते हैं। उठने के बाद सब पहले तो आपस में बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिप में आखिर हुआ क्या। फिर सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लास्ट मूवी कवेनेंट में जिस कवेनेंट स्पेसशिप को भेजा गया था उसमें एक एंड्रॉइड रोबोट था जो हर चीज का एनालिसिस कर रहा था। लेकिन इस बार जो नोस्ट्रोमो नाम का शिप है वो इतना एडवांस है कि पूरा का पूरा ऑटो ड्राइव मोड में चलता है, खुद ब खुद। तभी पास के किसी अनजान ग्रह से कुछ सिग्नल्स आने लगते हैं और शिप अपने आप उस दिशा में मुड़ जाता है। असली प्लान तो था धरती पर वापस आने का, लेकिन अब सबकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है और पूरी टीम अब उसी रहस्यमय ग्रह की तरफ बढ़ रही थी जहां पर पिछली मूवी एलियन कवेनेंट के सारे क्रू मेंबर्स पहुंचे थे। अब उसी जगह हमारे नए क्रू के लोग भी पहुंच गए हैं। शिप के अंदर मौजूद सभी लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उनका असली मकसद तो धरती पर वापस लौटना था। लेकिन अब वो स्पेस के बीच रास्ते में किसी अनजान प्लेनेट पर पहुंच गए हैं। रिप्ले बार बार अपनी टीम को समझाने की कोशिश करती है कि हमें इस डायवर्जन में फंसना नहीं चाहिए। चाहे रूट बदल भी गया हो तो भी हम उसे मैनुअली ठीक करके वापस धरती की ओर जा सकते हैं। लेकिन उनका कैप्टन ऐश मना कर देता है और कहता है कि अगर हमें किसी जगह से सिग्नल मिला है तो उसे चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर हम इसी के लिए पैसे लेते हैं और अगर हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो मिशन खत्म होने के बाद हमें पेमेंट भी नहीं मिलेगी। फिर काफी बहस और लंबी बातचीत के बाद सब मिलकर यही फैसला करते हैं कि अब इस प्लेनेट पर उतरकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये सिग्नल भेज कौन रहा है। इसके बाद उनके बड़े सी नोस्ट्रोमो शिप में से एक छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट प्लेनेट की सतह पर लैंड करता है। डलास, कैन और लैम्बर्ट उस पर उतरते हैं और वहां सर्वे करने लगते हैं। कुछ सैंपल्स उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जगह इंसानी लाइफ के लिए सेफ है या नहीं। इधर शिप में बैठी रिप्ले उस सिग्नल की डिटेल्स ट्रेस करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये मैसेज आया तो आया कहां से। दूसरी तरफ जब ये तीनों लोग प्लेनेट की जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें वही एक पुराना स्पेसशिप दिखता है जो हमने प्रोमीथियस मूवी में भी देखा था। ये लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और वहाँ छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। जैसे ही वो लोग कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें एक इंजीनियर नजर आता है जो कि बड़ी सी सीट पर बैठा हुआ था। जब रिप्ले उस सिग्नल को डिकोड करती है तो उसे एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। वो कोई मैसेज या कॉल नहीं था बल्कि एक वार्निंग थी, यानी उस प्लेनेट पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। असल में जब एलियन कवेनेंट वाली मूवी में डैनियल वहां से किसी तरह जान बचाकर निकली थी तो जाते वक्त उसने कुछ डिवाइसेस और गैजेट्स वहां छोड़ दिए थे ताकि आने जाने वाले किसी भी स्पेसशिप को ये सिग्नल मिले और वो उस जगह पर लैंड करने की गलती ना करे। वजह साफ थी, वहाँ पहले से ही डेविड ने ढेर सारे फेसहगर के अंडे और न्यू एलियन ब्रीड छोड़ रखे थे। लेकिन शिप में बैठे ऐश को रिसर्च का भूत सवार था। वो रिप्ले से कहता है कि उसे अपना काम करते रहना चाहिए क्योंकि ये सब डेटा आगे चलकर हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। उधर तीनों क्रू मेंबर्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो खतरनाक अंडे रखे हुए थे। जैसे ही ये किसी इंसान के टच में आते हैं तो वो अंडे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और तभी एक फेसहगर बाहर निकलकर एक मेंबर के स्पेस सूट पर चिपक जाता है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेसहगर कांच तोड़कर सीधा कैन के फेस पर चिपक जाता है। बड़ी मुश्किल से डलास और लैम्बर्ट मिलकर उसे शिप पर वापस लेकर आते हैं और रिप्ले से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिप का डोर खोल दे। लेकिन रिप्ले पहले ये जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, क्या वो इन्फेक्टेड है। लैम्बर्ट बताती है कि कोई अजीब सा जीव कैन को बुरी तरह जकड़े हुए है तो रिप्ले साफ मना कर देती है और कहती है कि शिप पर किसी भी बाहरी एलियन लाइफ फॉर्म को लाना पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। उसका डर सही भी था, अगर वो एलियन धरती पर चला गया तो तबाही मच सकती है। लेकिन उस वक्त टीम के सभी लोग सिर्फ अपने साथी की जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, जिसमें ऐश भी शामिल था। वो रिप्ले को कहता है कि वो डोर खोल दो, हमें उसे अंदर लाना होगा। रिप्ले गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्हें एक सीक्रेट चेम्बर में लॉक कर देती है और कैन को 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन में रख देती है। खैर जैसे ही 24 घंटे पूरे होते हैं तो हमें वहाँ की एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिप के लैब में कैप्टन ऐश कैन के स्पेस सूट को धीरे धीरे काटता है ताकि उसके चेहरे से उस फेसहगर को हटाया जा सके। बट वो एलियन ऐसे चिपका होता है मानो उसकी स्किन में घुस गया हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से हट नहीं रहा था।
सबको लगने लगता है कि शायद कैन अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में कोई हलचल तक नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक वो फेसकर खुद ब खुद कैन से अलग हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही रिप्ले उसके पास जाती है, वो फेसकर उछलकर उसके कंधे पर गिर जाता है, जिससे वो डर के मारे पीछे हट जाती है। रिप्ले तुरंत अपने माइक से सबको अलर्ट कर देती है और कहती है कि इस अजीब सी चीज को यहीं छोड़ देना चाहिए और फौरन पृथ्वी के लिए रवाना हो जाना चाहिए। लेकिन ऐश अब भी अपने रिसर्च वाले मोड में था। वो कहता है कि जब हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिला है तो उस पर स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारा असली मिशन है। कुछ घंटों बाद कैन को होश आता है तो सभी उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, क्या उस जानवर ने तुम्हें इन्फेक्ट किया, क्या उसे कुछ याद है या नहीं, क्या तुम अब ठीक हो या अभी भी कोई कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन कैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई अजीब चीज महसूस नहीं हो रही। फिर सब साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कैन की हालत बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। सब लोग उसे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक भयानक सीन होता है। उसके सीने को चीरकर एक छोटा सा हाइब्रिड जीनोमॉर्फ बाहर निकल आता है। अब सभी क्रू मेंबर्स को ये समझ आ जाता है कि अगर इसे यही रोका नहीं गया तो ये एलियन शिप के साथ साथ धरती पर पहुंच जाएगा और फिर वहां भी तबाही मचा देगा। इसलिए सब लोग तुरंत हथियार उठा लेते हैं। उधर वो नया जीनोमॉर्फ धीरे धीरे शिप की टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने लगता है और देखते ही देखते उसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। अब क्रू मेंबर्स ये सोचने लगते हैं कि अगर इसका साइज छोटा है तो वो एयर डक्ट के रास्ते पूरी शिप में कहीं भी मूव कर सकता है, तो क्यों ना उसी में जाकर उसे खत्म कर दिया जाए। इसलिए डलास एक प्लान बनाता है और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो एयर डक्ट का डोर खोलता है और अंदर जाकर उस एलियन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम मेंबर्स डलास पर नजर बनाए रखते हैं और तभी उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखता है। डलास की तरफ कोई चीज बहुत तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। क्योंकि वहां लाइट बहुत कम थी तो डलास कहता है कि मुझे तो कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक ऊपर से वो हाइब्रिड जीनोमॉर्फ उस पर अटैक कर देता है और उसे चीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये एलियन एक एक करके बाकी सभी क्रू मेंबर्स को भी अपना शिकार बनाता चला जाता है। रिप्ले पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी उसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई बातें याद आती हैं कि शिप के कंट्रोल रूम में एक मदर कंप्यूटर है जिससे शिप में होने वाली सारी चीजों की खबर रहती है और पूरी शिप पर नजर रखता है। रिप्ले बिना देर किए उस रूम में जाती है और मदर कंप्यूटर से सवाल करती है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस एलियन से बच सकें, कोई सीक्रेट जगह या कोई टेक्निक जिससे इसे खत्म किया जा सके। लेकिन मदर कंप्यूटर कोई भी क्लियर जवाब नहीं देती। रिप्ले गुस्से में कहती है कि मैं इस मिशन की लीडर हूँ, तो मुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा। तब मदर कंप्यूटर जवाब देता है कि उसे ऑफिशियल ऑर्डर 937 दिए गए हैं, इसलिए वो कोई डिटेल नहीं दे सकता। रिप्ले फिर पूछते हैं कि ये ऑर्डर आखिर किसने जारी किए, जहाँ पर वो बताते हैं कि उसे ऑर्डर ऐश ने लिए हैं। ये सुनकर रिप्ले का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीधा ऐश पर झपट पड़ती है। वो इतना जोर से हमला करती है कि उसकी गर्दन ही टूट जाती है और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि ऐश कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट था, वही टाइप का रोबोट जैसा हमने प्रोमीथियस में डेविड को देखा था और एलियन कवेनेंट में वॉल्टर को। यानी इस फिल्म में भी वैसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट मौजूद था। लेकिन इस बार जो ट्विस्ट था वो ये कि स्पेशल ऑर्डर 937 उसी एंड्रॉइड ऐश ने मदर कंप्यूटर को दिए थे ताकि वो एलियन से बचने का कोई भी तरीका बाकी क्रू मेंबर्स को ना बता पाए। मजबूरी में टीम को फिर से ऐश को रिपेयर करना पड़ता है ताकि उससे कुछ जवाब मिल सके। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तब भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता। असल में उसे वेलेंट कॉर्पोरेशन ने पहले से ऑर्डर दे रखे थे कि अगर तुम्हें कोई अननोन ऑब्जेक्ट मिले तो उसे हर हाल में धरती पर लाना है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके और ये पता चल सके कि क्या इस प्लैनेट के अलावा भी कई और लाइफ मौजूद है या नहीं। अब एक तरफ टीम के बचे हुए लोग एलियन को खत्म करने के लिए हथियार लेकर शिप में उसे ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जीनोमॉर्फ एक एक को चुन चुन कर मार रहा था। इस वक्त रिप्ले के हाथ में एक फायर गन थी जिसकी वजह से वो एलियन से बचती जा रही थी। अंधेरे शिप में वो भागती भागती बस किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास बस एक ही तरीका बचा था, एक छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसमें वो चुपचाप बैठ जाती है और उसे अपने मेन स्पेसशिप नोस्ट्रोमो से डिटैच कर लेती है। तभी हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उस स्पेसशिप में एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे देखकर रिप्ले को लगने लगता है कि वो एलियन उस धमाके में फटकर वहीं खत्म हो गया होगा। लेकिन रिप्ले की यह सोच उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि स्पेसशिप ब्लास्ट होने से ठीक पहले वो एलियन भी उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंटर कर चुका था। अब यहाँ पर रिप्ले और उस हाइब्रिड एलियन के बीच एक जबरदस्त क्लोज रेंज फाइट दिखाई जाती है करीब आधे घंटे की, जहाँ रिप्ले उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का डेक खोल देती है जिसकी वजह से वो एलियन वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वो सारे फ्यूल्स वॉल्व ओपन करके स्पेस जेट को फुल स्पीड में ऑन कर देती है।
ताकि अंदर ज़बरदस्त हीट जनरेट हो सके, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली मूवी में बताया था कि एलियंस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बस यही गर्मी उसके खात्मे की वजह बनती है और इसी के साथ एक बड़ा खतरा भी हमेशा के लिए टल जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रिप्ले वेलेंट कॉर्पोरेशन की टीम से कांटेक्ट करती है और रिपोर्ट देती है कि उसकी पूरी टीम एलियन अटैक में मारी जा चुकी है और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। यहाँ तक कि नोस्ट्रोमो शिप भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और सिर्फ वो अकेली ही जिंदा बची है। रिप्ले बताती है कि आने वाले करीब 6 हफ्तों में वो धरती पर लैंड करेगी, लेकिन उसके पास ना तो खाने का कुछ स्टॉक है और ना ही पीने का, इसलिए मजबूरी में वो हाइपर स्लीप मोड में चली जाती है ताकि कम से कम जिंदा तो रह सके। और यहीं पर ये शानदार साईफाई मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फौरन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।